नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं कि हम सांस कैसे लेते हैं। मानव श्वसन प्रणाली के बारे में हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जानकारी है जो खास तौर पर फेफड़ों और इससे जुड़े हिस्सों पर फोकस करती है। हाँ बिल्कुल। और आज हम इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा सिस्टम मतलब ये काम कैसे करता है। हाँ, आखिर हवा अंदर कैसे जाती है, ऑक्सीजन खून तक कैसे पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकलती है। ये जानना वाकई में काफी दिलचस्प है। हाँ। ये जिंदगी के लिए बहुत बुनियादी प्रक्रिया है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं मुख्य खिलाड़ी से, हमारे फेफड़े। हाँ जैसा कि इस जानकारी में बताया गया है, ये हमारी छाती के अंदर होते हैं। सही कहा। और इनका सबसे जरूरी काम है गैसों का अदला बदली करना। अदला बदली मतलब हवा से ऑक्सीजन लेना और शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसे बाहर निकालना। सुनने में तो सीधा लगता है, पर ये होता कैसे है? हवा फेफड़ों तक पहुंचती कैसे है? अच्छा सवाल है। देखिए, इसका एक पूरा रास्ता है। हाँ, सोर्सेज में इसका जिक्र है। हवा नाक या मुंह से अंदर आती है। हाँ, फिर गले के पिछले हिस्से मतलब ग्रसनी से गुजरती है। अच्छा, ग्रसनी। हाँ। फिर स्वर यंत्र जहाँ से आवाज निकलती है। हाँ वही। और फिर आती है सांस की नली, जिसे श्वास नली या ट्रेकिया कहते हैं। ओके। और ये रास्ता यहीं खत्म नहीं होता। नहीं? ये श्वास नली आगे जाकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है। दो हिस्सों में? हाँ, श्वसनी कहते हैं, एक दाएं फेफड़े में, एक बाएं में। अच्छा। फिर ये श्वसनी और भी पतली पतली नलियों में बढ़ती जाती हैं। श्वसनिकाएं जैसे पेड़ की डालियां फैलती है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल, एक नेटवर्क जैसा। बिल्कुल। और इन डालियों के आखिर में क्या होता है? जानकारी कहती है कि ये रास्ता वायु कोशिकाओं पर खत्म होता है, एल्वियोली। हाँ, एल्वियोली। ये बहुत ही लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियां हैं फेफड़ों के अंदर, गुब्बारों जैसी। अच्छा। और यहीं पर असल में वो गैसों का आदान प्रदान होता है। यहीं पर मामला और दिलचस्प हो जाता है। सोर्स के हिसाब से यहीं ऑक्सीजन हवा से निकलकर खून में जाती है। बिल्कुल। इन तालियों की दीवारें बहुत पतली होती हैं, तो ऑक्सीजन आसानी से पार होकर खून में घुल जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या? वो खून से वापस इन थैलियों में आ जाती है, ताकि जब हम सांस छोड़ें तो वो बाहर निकल जाए। कमाल है। ये तो बहुत ही कुशल प्रक्रिया लगती है। है ही। लेकिन ये समझना जरूरी है कि सिर्फ फेफड़े अकेले ये काम नहीं कर सकते। हाँ, सही कहा। जानकारी में डायफ्राम का भी जिक्र है, फेफड़ों के नीचे एक बड़ी मांसपेशी। बिल्कुल, डायफ्राम। ये सांस लेने की प्रक्रिया में एक तरह से इंजन का काम करता है। इंजन कैसे? जब ये सिकुड़ता है तो ये नीचे की तरफ जाता है। इससे छाती के अंदर जगह बढ़ जाती है। अच्छा। और हवा फेफड़ों में खिंचाती है, जैसे आप सिरिंज खींचते हैं। समझ गए। और जब ये फैलता है? जब ये रिलैक्स होता है, अपनी सामान्य स्थिति में आता है, तो छाती का साइज कम होता है और हवा फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। वाह! तो ये मांसपेशी ही हवा को अंदर बाहर करने का मुख्य काम करती है। हाँ, इसके बिना सांस लेना मुमकिन नहीं। और एक और चीज का जिक्र था, प्लूरा। ये क्या है? प्लूरा ये एक बहुत पतली दोहरी झिल्ली है, एक परत जो हर फेफड़े को चारों ओर से घेरे रहती है। अच्छा, एक कवर की तरह। हाँ, समझ लीजिए। और ये फुफ्फुस गुहा के अंदर होती है। सोर्स में लिखा है कि इसमें फुफ्फुस द्रव भी होता है, प्लूरल फ्लूइड। हाँ बिल्कुल। ये जो दोहरी झिल्ली है ना, इसके बीच में थोड़ा सा तरल पदार्थ होता है। इसका क्या काम है? इसका काम बहुत महत्वपूर्ण है। ये तरल एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, चिकनाई देता है। चिकनाई किस लिए? देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। हाँ। तो ये तरल घर्षण को मतलब रगड़ को कम करता है। इससे फेफड़े छाती की दीवार से बिना रगड़ खाए आराम से हिलडुल पाते हैं। अच्छा, तो इससे सांस लेना आसान और दर्द रहित होता है। बिल्कुल सही। समझ गई। तो आज हमने फेफड़े, हवा का रास्ता बनाने वाली नलियां, ग्रसनी से वायु कोशिकाओं तक, फिर वो मांसपेशी डायफ्राम और फेफड़ों को सुरक्षित रखने वाली झिल्ली प्लूरा, इन सब के बारे में बात की। हाँ, और ये भी देखा कि ये सब मिलकर कैसे हमारा श्वसन तंत्र बनाते हैं। ये तो साफ है कि ये कोई साधारण सिस्टम नहीं है, बहुत जटिल है और सब कुछ कितने बारीक तालमेल से काम करता है। बिल्कुल। हर हिस्सा अपना खास काम कर रहा है और सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में आता है, जिस पर शायद सुनने वाले भी सोच सकते हैं। क्या सवाल? कि अगर इस जटिल सिस्टम का कोई छोटा सा हिस्सा भी, मान लीजिए प्लूरा का वो तरल या डायफ्राम की हरकत, अगर वो ठीक से काम न करे, तो सांस लेने जैसी प्रक्रिया पर और हमारी पूरी सेहत पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। ये सोचने वाली बात है। इन सभी हिस्सों की आपसी निर्भरता वाकई कमाल की है और उतनी ही नाजुक भी।